तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन में बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर 3। सबसे फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड करेगा 30s राइबोसोमल सब यूनिट से टू कीप इट अपार्ट फ्रॉम द 50s सब यूनिट इनिशियली। सेकेंड है ये 30s सब यूनिट mRNA के साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स mRNA में एक सीक्वेंस होती है जिसका नाम है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट करता है और वो फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय अलाइनिंग द राइबोसोम विद द स्टार्ट कोडॉन। So, the 30s subunit complex with the initiation factors bind to the Shine-Dalgano sequence of the mRNA. The Shine-Dalgano sequence helps the start codon to position itself correctly on the P site of the 30th ribosome. 30th subunit binds to the mRNA in such a way कि जो AUG कोडॉन है वो P साइट पे होगा। The first codon is at the P site and the second codon is at the A site. थर्ड स्टेप है कि इनिशिएटर tRNA आता है। So, प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएटर tRNA है वो मिथायोनिन अमीनो एसिड कैरी नहीं करता है। इन प्रोकैरियोट्स इट कैरीज फॉर्माइलेटेड methionine. So, initiation factor 2 makes a complex with GTP because it requires energy. So initiation factor 2 with GTP brings the first amino acid, that is the formilated methionine tRNA, to the P site. और जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है उसका भी यहाँ पे रोल है कि वो बाइंडिंग प्रिवेंट करता है फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA की इन द A साइट। वो इंश्योर करता है कि ये बाइंडिंग P साइट पे ही हो, A साइट पे ना हो। सो अब तक हमने 3 इनिशिएशन फैक्टर देख लिए। इनिशिएशन फैक्टर 3 जो स्टार्टिंग में 30s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके राइबोसोमल सब यूनिट्स को अलग करता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन कैरी करता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 जो कि फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA को A साइट पे बाइंड नहीं होने देता है। इट एंश्योर्स इट्स बाइंडिंग टू द P साइट ओनली। नाउ द फोर्थ स्टेप इज द रिलीज ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर। अब जैसे ही फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA बाइंड कर चुका है P साइट से, जितने भी इनिशिएशन फैक्टर 3, 2, 1 वो रिलीज हो जाते हैं और साथ ही साथ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप एकदम साथ में होते हैं। जैसे ही वो रिलीज हुए, जो 50s सब यूनिट है, जो बिगर सब यूनिट है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, वो 30s सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएगा। तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स टुगेदर विच फॉर्म्स द कंप्लीट 70s राइबोसोम। और जो एग्जिट साइट है वो 50s सब यूनिट का पार्ट होता है। So this is how the ribosome is ready for the elongation of the protein chain. So this is the diagram. यहाँ पे दिख रहा है mRNA है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को अपार्ट करता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर 2। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि आगे जाके बाइंड करता है mRNA से। ये सिंपल डायग्राम है। अब ये डिटेल डायग्राम है। 50s सब यूनिट है एंड 30s सब यूनिट है, उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर जुड़े हैं जो उन दोनों को अलग कर रहे हैं। बाद में वो जाके शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस, दिस इज द हाईलाइटेड पार्ट जो दिख रहा हो, शाइन-डेल्गानो सीक्वेंस है, वहां पे जाके 30s राइबोसोमल यूनिट बाइंड कर जाएगा विद द इनिशिएशन फैक्टर। यहाँ पे फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन tRNA भी दिखाया गया है विद द GTP एंड इनिशिएशन फैक्टर 2। ये जाके बाइंड कर जाएगा। इनिशिएटर tRNA binds at the P site of the ribosome एंड सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे दिखाया है दिस इज द E site, P site and A site. So this is how the ribosome is now ready for the elongation step. So in prokaryotes, the second stage of translation is the elongation, जहाँ पे
पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है बाय लिंकिंग द अमीनो एसिड टुगेदर वन एट अ सिंगल टाइम। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में स्लाइटली डिफरेंट होती है। The first step in the elongation is the binding of second amino acyl tRNA at the A site. Initiation में हमने देखा कि जो फर्स्ट tRNA था जो इनिशिएटर कोडॉन फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन कैरी कर रहा था वो जाके पी साइट पे बाइंड कर किया था ऑलरेडी। सो द पी साइट इज नाउ ऑक्यूपाइड एंड ए साइट खाली है। तो इलॉन्गेशन में क्या होगा कि जो सेकेंड टीआरएनए होगा, फर्स्ट टीआरएनए जो कि इनिशिएटर कोडॉन कैरी करता था वो ऑलरेडी बाइंड कर चुका है। नाउ जो सेकेंड टीआरएनए होगा वो बाइंड करेगा ए साइट पे ऑफ द राइबोसोम। So on the ribosome, the anticodon of the incoming tRNA is matched against the mRNA codon. तो उसका एंटीकोडन मैच किया जाता है mRNA के कोडॉन से। अगर कोई एरर हुआ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वापस अगेन नया जो सही कोडॉन है वो लाया जाएगा इन केस ऑफ द एरर। So the binding of the second tRNA to the A site is facilitated by the elongation factor Tu, thermo-unstable, which needs GTP for the energy. After the tRNA binds, the GTP is hydrolyzed and elongation factor Tu GDP is released. So this complex elongation factor Tu GDP is inactive and which needs to be recycled. So it enters a cycle of elongation factor TS cycle. अब elongation factor TS क्या करता है, वो फंक्शन करता है as a guanine nucleotide exchange factor which helps to convert the elongation factor TU-GDP, which is the inactive form, to the active form elongation factor TU-GTP. Now the elongation factor Tu is the active form which delivers the amino acyl tRNA to the ribosome. So the main role of elongation factor Ts is recycling the elongation factor Tu back to its active state. Second step of elongation is the peptide bond formation. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड tRNA के पी साइट में प्रेजेंट है, दैट इज द फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन जो कि इनिशिएटर है, वो ट्रांसफर हो जाता है ए साइट के tRNA में, which results in the peptide bond formation between the two amino acid. और ये रिएक्शन कैटेलाइज की जाती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। अब जो पी साइट पे tRNA प्रेजेंट था उसका जो अमीनो एसिड है विच इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड वो तो ट्रांसफर हो चुका है ए साइट में। सो द tRNA एट द पी साइट बिकम्स अनचार्ज्ड एंड नो लॉन्गर कैरीज एनी अमीनो एसिड। तो थर्ड स्टेप आता है राइबोसोम ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम मूव करता है एग्जैक्टली वन कोडॉन फॉरवर्ड, दैट इज ट्रिपलेट। राइबोसोम मूव्स वन कोडॉन फॉरवर्ड इन द mRNA and the 5' to 3' direction after the formation of the peptide bond. ये शिफ्ट क्या करता है, जो डाई पेप्टाइड tRNA है ए साइड पे जिस पे दो अमीनो एसिड है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, उसको ए साइड से पी साइड पे मूव कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो अनचार्ज tRNA है पी साइड का वो एग्जिट कर जाता है राइबोसोम को थ्रू द ई साइड। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ कि पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे ही मिथायोनिन जो कि पी साइड पे प्रेजेंट था वो ए साइड पे गया तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ ए साइड में। अब राइबोसोम ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो गया कि जो ए साइड पे tRNA था वो पूरा का पूरा tRNA पी साइड पे आ चुका है और जो पी साइड पे tRNA था वो ई साइड पे आ चुका है और ई साइड एग्जिट साइड होती है तो वहां से वो tRNA लीव कर जाएगा। And this ribosomal translocation is powered by elongation factor G, GTP complex, which is also called the translocase enzyme. ये क्या करता है, 3D स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है राइबोसोम के, which helps in the movement of ribosome from the 5' to 3' direction. Now, because of the movement, the A site
has new codon and it is ready to accept the next tRNA which has the complementary sequence. And again the process is repeated. जो डाइपेप्टाइड है जो पी साइड पे प्रेजेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा ए साइड पे, तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, फिर वापस मूवमेंट होगा राइबोसोम का जिससे वो लोग वापस पी साइड पे आ जाएंगे और ट्राइपेप्टाइड फिर टेट्रापेप्टाइड बनेगा और ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी फॉर्म हो जाएगी. तो दिस कंप्लीट्स द elongation step. Now there are the diagrams. यहाँ पे mRNA दिख रहा है जिसका 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट है. ई साइड पे ऑलरेडी एक पेप्टाइड चेन फॉर्म हुई है और ई साइड पे जो tRNA है वो एग्जिट हो जाएगा. बाद में EF-TU GTP tRNA कॉम्प्लेक्स आएगा जो कि ए साइड पे बाइंड करेगा. See here is the complex. Now it will bind to the A site. Here is the A site and they bind it to the A site. The process is taking place. GTP is hydrolyzed to EF-TU GDP and then the EF-TU GDP will enter the ESTS cycle to become active. यहाँ पे ये भी अच्छी तरह दिखाया गया है कि एरर हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे tRNA रिजेक्ट हो गया है बिकॉज द कोडॉन इट कैरिड वॉज नॉट करेक्ट. सो उसको वापस भेज दिया गया और नया tRNA आएगा. यहाँ पे न्यू tRNA आया है. पहला वाला tRNA देखो जो निकला ये इस तरफ का है दिखाने के लिए कि चेंज क्या है. एंड यहाँ पे राइट tRNA देखो पहला वाला का कोडॉन गलत था तो अब राइट कोडॉन का tRNA आया है. अब फिर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. C amino acid from the P site is transferred to the A site and the peptide bond is formed. Now GTP EFG complex will come and bind to the A site. Again the GTP hydrolysis will take place and after that translocation of ribosome happens. ट्रांसलोकेशन हुआ तो उसकी वजह से देखो डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ था ए साइट में वो पी साइट पे ट्रांसफर हो चुका है और जो पी साइट पे ऑलरेडी tRNA था वो यहाँ पे ई साइट पे आ चुका है एंड ये आगे जाके एग्जिट कर जाएगा. EFG GDP भी रिलीज हो चुका है और नेक्स्ट राउंड विल स्टार्ट अगेन. Prokaryotic termination of the translation process. तो termination फाइनल स्टेज होता है ट्रांसलेशन का जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाती है और जो न्यूली मेड प्रोटीन होता है वो रिलीज हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेप है अराइवल ऑफ द स्टॉप कोडॉन. राइबोसोम ट्रांसलेशन कंटिन्यू रखता है जब तक mRNA में स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. वो राइबोसोम mRNA में 5' to 3' डायरेक्शन मूव करता रहेगा तब तक जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है तो उस कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं है सो कोई tRNA उसका नहीं बनेगा तो इसलिए ट्रांसलेशन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है. सेकेंड है रिकॉग्निशन बाय रिलीज फैक्टर. रिलीज फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं. So in prokaryotes there are 3 release factors. First one is the release factor 1 which recognizes the UAA and UAG. Release factor 2 recognizes the UAA and UGA stop codon and release factor 3 help करता है release factor 1 and release factor 2 को रिलीज होने में और वो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो कि 30S एंड 50S है इन प्रोकैरियोट्स उनको अलग करने में भी हेल्प करता है रिलीज फैक्टर 3. जो ये रिलीज फैक्टर्स है वो राइबोसोम के ए साइट पे बाइंड कर जाएंगे. थर्ड स्टेप इज द रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अब जो ये रिलीज फैक्टर है वो क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में इंटरफेयर करता है. कैसे? वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर कर देते हैं सच दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अनदर पेप्टाइड बॉन्ड जो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है इन द लास्ट अमीनो एसिड.
पेप्टाइड ट्रांसफरेज का नॉर्मली काम ये है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा दो अमीनो एसिड के बीच में, बट बिकॉज ऑफ द रिलीज फैक्टर अब वो ये काम नहीं करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को लास्ट अमीनो एसिड में ऐड करेगा। तो इससे क्या होगा, दिस रिएक्शन ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द tRNA इन द पी साइट। पी साइट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है tRNA और पॉलीपेप्टाइड, उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, न्यूली मेड प्रोटीन है वो वहां से रिलीज हो जाएगा। नाउ द फोर्थ स्टेप इज द डिसोसिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही प्रोटीन रिलीज हुआ, जो mRNA है, tRNA है और जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है वो भी प्रोटीन के साथ रिलीज हो जाएगी, और ऐसे ही ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म होता है। प्रोकार्योटिक ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अब ट्रांसलेशन खत्म हो गया, नाउ द साइकिल हैज टू रिपीट। सो फॉर दैट राइबोसोम साइक्लिंग फैक्टर RRF along with elongation factor G हेल्प करता है राइबोसोम को उसके दोनों सब यूनिट को अलग करने में। ये दोनों फैक्टर are responsible to split the ribosome into its subunit। EFG को ट्रांसलोकेज भी कहा जाता है क्योंकि वो कैटलाइज करता है मूवमेंट ऑफ tRNA and mRNA through the ribosome। That's why it is also called the translocase। और उसका मेन काम है splitting the ribosome into its two subunit। लास्टली प्रिपेयर होता है नेक्स्ट राउंड, उसमें वैसे ही जैसे डिसोसिएशन होता है वापस IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड कर जाएगा 30S सब यूनिट से, और वही वापस सेम चीज होगी, वापस इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज द डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि एक mRNA है, ये है mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, दिस इज द mRNA। यहाँ पे 3 साइट है, E साइट, E साइट एंड द A साइट, और हर एक साइट एक कोडॉन पे है। P साइट पे ऑलरेडी एक पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे मार्क किया है, एक पेप्टाइड चेन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और P साइट पे tRNA भी है, और A साइट पूरा खाली है। अब सेकेंड स्टेप में रिलीज फैक्टर आएगा जो कि बाइंड कर जाएगा A साइट पे। सो हियर इज द रिलीज फैक्टर बाइंडिंग टू द A साइट। तो A साइट पे रिलीज फैक्टर बाइंड कर चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलीज फैक्टर बाइंड कर गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड इट एड्स द वाटर मॉलिक्यूल, सो द पेप्टाइड विल रिलीज। सो हियर यहाँ पे पेप्टाइड निकल रहा है, देखो। सो हियर द पेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन था वो निकल चुका है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, इधर यहाँ पे प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो निकल चुका है। 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, उनका अलग अलग अपना काम होता है, वो भी साथ में निकल जाएंगे, लास्ट में सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे जो कि वहां पे थे। लास्ट में राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर और इलोंगेशन फैक्टर G बाइंड करेंगे, जो कि ये जो दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट, उनको स्प्लिट कर देंगे। सो हियर इज द 50S डिसोसिएशन। ये देखिए लार्जर सब यूनिट निकल चुकी है और वो चेन अलग हो चुका है। दिस इज हाउ द translation ends and the new cycle will begin. The first stage of the eukaryotic translation is the initiation. So for the initiation, the required components is firstly the ribosome, जो कि 40S subunit से बना है, 60S subunit in the eukaryotes. Secondly, mRNA. Thirdly, initiated tRNA, जो कि methionine कैरी करता हो. Fourth is the GTP, which is required as the energy source.
And last are the initiation factors. Initiation factors are called the helper proteins. तो फर्स्टली इनिशिएशन स्टार्ट करने के टाइम पे ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो लोग साथ में आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। हर एक कंपोनेंट का उस कॉम्प्लेक्स में होना इज रिक्वायर्ड। कोई एक भी मिसिंग हो तो इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर्स का रोल क्या है। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करते हैं, राइबोसोम, tRNA और mRNA को उनकी जगह पे करेक्टली पोजीशन करते हैं। ये है इनिशिएशन फैक्टर का काम। और ये जो इनिशिएशन प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि जीटीपी के फॉर्म में दी जाती है। हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया है कि पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकेंड स्टेप है बाइंडिंग ऑफ tRNA टू द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। तो फर्स्ट स्टेप में जो इनिशिएटर tRNA है जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करता है, tRNA मेट, वो बाइंड करेगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से जो कि है 40S। सेकेंडली ये जो कॉम्प्लेक्स है tRNA 40S सब यूनिट का वो बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। और 5 प्राइम एंड में क्या होता है, कैप होती है, क्योंकि mRNA कैपिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है mRNA की, बट यूकैरियोट्स में होती है। दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स 5 प्राइम कैप में जाके जुड़ जाएगा। इट बाइंड्स टू द 5 प्राइम कैप ऑफ द mRNA। नेक्स्ट स्टेप है स्कैनिंग फॉर द स्टार्ट कोडॉन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वॉक करेगा अलोंग द mRNA। दिस कॉम्प्लेक्स मूव्स अलोंग द mRNA in the 3 prime direction from the 5 prime to 3 prime direction until it recognizes the start codon which is the AUG, methionine। जैसे ही वो मेथियोनिन को रिकॉग्नाइज कर लेगा ट्रांसलेशन बिगिन हो जाएगा। अब जैसे ही उसने स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर दिया, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी इस कॉम्प्लेक्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा और जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिलीज हो जाएंगे उस कॉम्प्लेक्स से। दैट्स इट, यही था हमारा इनिशिएशन। सो यही चीज डायग्राम के थ्रू समझे। The initiator tRNA carrying the methionine amino acid will attach to the 5 prime end of the mRNA। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सी यहाँ पे वो 5 प्राइम एंड में अटैच हो चुका है। एंड इन द सेकेंड स्टेप द कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू स्कैन फॉर द स्टार्ट कोडॉन विच इज द AUG। कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर देगा स्कैनिंग फॉर द स्टार्ट कोडॉन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इनिशिएटर tRNA बाइंड्स टू द स्टार्ट कोडॉन। अब उसने यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो ये जो tRNA है यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है क्योंकि उनको स्टार्ट कोडॉन मिल चुका है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है दिस वन, ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है ये आके बाइंड कर जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। इसी के साथ हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है। The second stage of eukaryotic translation is the elongation. So in elongation, first step is the initiator tRNA comes. The first tRNA carrying the methionine amino acid finds in the P site. So the A site is empty and it is ready to receive the next tRNA which is carrying the next amino acid. Second step is the codon recognition. तो ए साइट को हम लैंडिंग साइट भी बोल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट tRNA। ए साइट में ऑलरेडी कोई कोडॉन प्रेजेंट होगा तो एक ऐसा tRNA आएगा जिसका एंटी कोडॉन मैच करता है ए साइट के कोडॉन से। और अगर इसमें कोई एरर हुआ तो वो tRNA रिजेक्ट हो जाएगा और नया tRNA आएगा इन केस ऑफ एनी एरर। The third step in the elongation is the peptide bond formation. Peptide bond is formed by transferring the methionine amino acid which is present in the P site to the A site, which results in the formation of the peptide bond. तो अब A site में हमारे पास एक short polypeptide chain है with 2 amino acid, methionine
at the N terminal and the second amino acid at the C terminal. हमारे पास A साइड पे दो अमीनो एसिड की चेन बन चुकी है. In short, there is a dipeptide formed in the A site. Now the fourth step is the translocation. अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइबोसोम क्या करेगा, वो चालू कर जाएगा मूव करना. वो एक एग्जैक्टली वन कोडॉन से मूव करेगा mRNA में. This shift allows the empty tRNA to leave through the E site. जो P साइट पे मिथायोनिन फर्स्ट स्टेप में आया था वो तो ट्रांसफर हो गया ना A साइट में, तो जो P साइट का जो tRNA है वो एम्प्टी है. अब आगे क्या हुआ कि राइबोसोम शिफ्ट कर गया, मूव कर गया एक कोडॉन. तो जो P साइट वाला था वो E साइट में आ गया, A साइट वाला P साइट में आ गया. तो जो अब जो एम्प्टी tRNA जो P साइट में प्रेजेंट था वो E साइट पे आके लीव कर जाएगा. So this exposes a new codon in the A site. Now the A codon is again empty. It is ready to accept a new tRNA with an anticodon matching its sequence. और ऐसे ही साइकिल रिपीट करती जाएगी. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है प्रोटीन टिटिन का, जिसकी साइकिल अराउंड 33,000 टाइम्स रिपीट करती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 33,000 अमीनो एसिड. सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिथायोनिन वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नेक्स्ट टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड कर गया. फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया मिथायोनिन, जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है दो अमीनो एसिड के बीच में, और फिर बाद में ट्रांसलोकेशन होगा जिससे यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, ए साइट वाला बी साइड में, बी साइट वाला ई साइड में, और फिर वो एग्जिट कर जाएगा. सी हियर, ये जो यहाँ पे था वो इधर आ गया है और इधर वाला इधर आ गया है, तो ये बाद में एग्जिट कर जाएगा, इट विल लीव. तो दैट्स हाउ द elongation process in the eukaryotes end. The last stage of eukaryotic translation is the termination. So in eukaryotes, a single release factor recognizes all the three stop codons. Prokaryotes में क्या होता था कि 3 release factor हमने पढ़े थे जो कि अलग अलग स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते थे, बट हियर इन यूकैरियोट्स सिंगल रिलीज फैक्टर इज यूज्ड. फर्स्ट स्टेप है अराइवल ऑफ द स्टॉप कोडॉन. A ribosome continues translating the mRNA until a stop codon enters the A site of the ribosome. अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन वहां पे आएगा, सो ऑब्वियसली उसका कोई एंटीकोडॉन नहीं है टीआरएनए के पास. That's why it is named the stop codon. तो उसके पास कोई भी करस्पॉन्डिंग टीआरएनए नहीं आएगा, तो रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकती. तो सेकेंड स्टेप है रिकॉग्निशन बाय द रिलीज फैक्टर. So this single release factor recognizes all the 3 stop codon. और ये जो रिलीज फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा ए साइट में. रिलीज फैक्टर आके ए साइट में बाइंड कर जाएगा क्योंकि ए साइट में स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है और रिलीज फैक्टर का काम है टू रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन्स. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी. कैसे होगी? अब रिलीज फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है ए साइट पे, तो वो क्या करता है, एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करता है. और एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है. तो अब जैसे ही रिलीज फैक्टर ने इस एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर किया, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड इट एड्स द वाटर मॉलिक्यूल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड है बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द टीआरएनए इन द पी साइट वो ब्रेक हो जाएगा. तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो टीआरएनए के साथ अटैच थी ऑन द पी साइट वो रिलीज हो जाएगी और इट ट्रिगर्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीआरएनए टू द ई साइट. और लास्टली ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा. जैसे ही प्रोटीन रिलीज हो गया तो mRNA, tRNA एंड राइबोसोम भी वहां से रिलीज हो जाएंगे और जो राइबोसोम है वो अपने वापस दोनों सब यूनिट्स में डिसोशिएट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दिस इट अगेन
एंटर द न्यू साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे ही साइकिल रिपीट होती जाएगी।